हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे बेटा बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स के अंदर हमने कंप्लीट किया ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, स्लोप यानी कि ढाल, अवकलन और त्रिकोणमिति। इन तीनों टॉपिकों को बेसिक मैथ्स के जो तीन टॉपिक है इनको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और हमने इसमें खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस की है मैंने। तो आप जो भी अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो जिन्होंने ये सब टॉपिक पढ़े हैं तो वो तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और उसको कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़े। क्योंकि बेसिक मैथ्स जो होता है वो मैंने यहाँ पे फिजिक्स को जीरो से स्टार्ट किया है और फिजिक्स को सीखने के लिए जीरो से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, जीरो से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेसिक मैथ्स की इसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ और मैं आज एक नया टॉपिक लेता हूँ और उस टॉपिक का नाम है बेटा ग्राफ। ग्राफ ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ग्राफ नहीं आता हो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ग्राफ नहीं आता हो। ग्राफ के क्वेश्चंस आपको खूब सारे मिल जाएंगे। यूँ तो मैंने ग्राफ की छोटी मोटी बातें हैं वो स्लोप में की थी, ठीक है, लेकिन एक बार मैं फिर उसका रिवाइज कर देता हूँ कि भाई ग्राफ में क्या चीज़ होती है। देखो बच्चों, ग्राफ में सबसे पहली बात होती है, पहली बात होती है ग्राफ बनाना आना चाहिए बेटा। ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ग्राफ किस तरह से बनाते हैं हमें इक्वेशन दी जाती है और इक्वेशन देख करके हम उस ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये हमें आनी चाहिए, और ये हम सीखेंगे बेटा इस टॉपिक के अंदर। आज हम आपको सिखाएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। दूसरी बात बेटा कि ग्राफ के अंदर हमें आना चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। तो ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं ये मैंने आपको स्लोप में आपको अच्छे से बताया है कि ग्राफ को किस तरह से रीड किया जाता है। ग्राफ को पढ़ना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब तक आपको ग्राफ पढ़ना नहीं आएगा तब तक आपको मतलब ही पता नहीं चलेगा कि भी ग्राफ क्या कह रहा है। तो ग्राफ को पढ़ना भी आना चाहिए। फिर तीसरी बात थी बेटा ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ का स्लोप है, हम स्लोप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको स्लोप पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे डिटेल के अंदर स्लोप लिया था और खूब क्वेश्चंस किए थे बेटा। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, हमारी चीज़ है वो हो चुकी है। चौथा है बेटा ग्राफ का एरिया, ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल यानी कि ग्राफ का एरिया, एरिया, ठीक है। तो ग्राफ का क्षेत्रफल वो हम किस तरह से बताते हैं ये हम पढ़ेंगे बेटा एरिया अंडर कर्व के अंदर, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। ये मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको समाकलन के बाद, जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में ग्राफ का क्षेत्रफल किस तरह से बताते हैं, तो अब वहां पर हम स्टडी करेंगे इसका, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये तीन चार बातें हैं वो हमें आनी चाहिए। तो ग्राफ के अंदर इन सब का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं स्लोप बता चुका हूं बेटा, ग्राफ का जो एरिया है वो मैं इंटीग्रेशन में बताऊंगा बेटा। यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा ग्राफ का बनाना, ग्राफ का बनाना कि ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ की जो समीकरण दी जाती है तो वो समीकरण को देखकर हम किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के नाम होते हैं बेटा, ग्राफ के नाम होते हैं, जैसे कि बेटा मैंने ये कह दिया सरल रेखा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ये हम पढ़ेंगे बेटा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे बेटा ग्राफ के नाम, जैसे कि मैं बोल दूंगा बेटा आयताकार अतिपरवलीय, आयताकार अतिपरवलीय, अतिपरवलीय, रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है। फिर बेटा हम पढ़ेंगे इसके अंदर व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ, व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ, ठीक है, रिवर्सिप्रोकल के ग्राफ, ठीक है। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे बेटा पैराबोला, परवलय के ग्राफ, परवलय ग्राफ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ के नाम भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के क्या क्या नाम देते हैं हम उसको, ठीक है। समानुपाती के ग्राफ भी होते हैं, सरल रेखा के ग्राफ होते हैं बेटा, है ना। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला के ग्राफ होते हैं, हाइपरबोला के ग्राफ होते हैं बेटा, ठीक है। ये अपने व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ होते हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ के बारे में ढेर सारी जो बातें हैं इस ग्राफ के टॉपिक के अंदर हम करेंगे। तो वो सारी बातें हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप जो ग्राफ को, जब चैप्टर के अंदर जो ग्राफ आएगा तो उसके अंदर आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जब आपको भाई पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ क्या कह रहा है, तब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा आज ग्राफ। देखो ग्राफ जो है
किस तरह से बनता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सुनिए बेटा कि ग्राफ कैसे बनता है। हमने छोटी क्लासों के अंदर जब हम 9th 10th में थे तब हमें एक ग्रीन पेपर मिलता था और उस ग्रीन पेपर पर हम ग्राफ को ड्रॉ करते थे। तो आज मैं आपको अपने बचपन में लेकर के जाता हूँ कि बचपन में हम ग्राफ किस तरह से बनाते थे और फिर उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट मैं लेता हूँ बेटा, मैंने कह दिया कि किसी पार्टी का जो मोमेंटम जो होता है P बराबर कितना है, mv होता है बेटा। मोमेंटम स्विंग, किसी भी कण का जो स्विंग होता है, संवेग होता है, वो P बराबर mv होता है। ये है क्या, मोमेंटम है, ये मास है और ये क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी। तो इसको देख हम यहाँ पर कुछ रीडिंग देंगे और उस रीडिंग को देख करके हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैंने कह दिया भाई कि कोई पार्टिकल है, उसका मास है वो कितना है बेटा, मैंने कह दिया पहला कितना, 0 है, मास कह दिया बेटा। आप मास को बेटा आप कह सकते हो कि हमने स्टार्टिंग में हम ये मान सकते हैं कि जो मास है वो आपको अलग अलग दिया जाए या कांस्टेंट या एक ही मास दिया जाए तो भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम रीडिंग ले लेते हैं बेटा कि रीडिंग क्या है। अगर बेटा आपसे ये कहा जाता है कि देखो फर्स्ट आपसे ये कहा जाता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा क्या, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, मोमेंटम एंड स्पीड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड कहलाता है। फॉर ए मूविंग पार्टिकल, ऑफ 4 kg मास, 4 kg मास है भाई, मास उसने दे दिया कितना है, 4 kg का है, ठीक है। अब देखिए बेटा हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। देखो v जो है, स्पीड जो है आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये स्पीड जो है आपको दे रखी है बेटा कितनी, फर्स्ट है बेटा कितनी, 0 1 2 3 एंड 4, 4 यूनिट तक आप ले सकते हो। फिर देखिए बेटा आप p मोमेंटम जो कितना होगा, मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा बेटा, mv से, मोमेंटम mv से निकालोगे बेटा, और वो मोमेंटम कितना होगा, तो देखिए बेटा ये m आपके पास बेटा कितना, 4 है, 4 इंटू 0 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, 4 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, सॉरी ये 0 आएगा बेटा, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा, 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा, 4 इंटू 4 करोगे तो 16 आएगा। तो ये हमारे पास जो है रीडिंग दे चुकी है हमारी। ये रीडिंग क्या है बेटा कि वेलोसिटी जो है, जो स्पीड है वो 0 1 2 3 4 मीटर पर सेकंड है, और जो उसका मोमेंटम होगा वो mv फार्मूले से, v हमारे पास ये है और m अपने पास में ये दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये रीडिंग निकल के आएगी। अब देखिए बच्चों, इस रीडिंग के लिए हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस रीडिंग के लिए हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूं इसको बेटा, अब मैं इस पर ग्राफ बनाता हूं कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं एक बार रीडिंग जो है वो साइड में लिख लेता हूं ताकि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। v जो अपना कितना है, 0 1 2 3 एंड 4, ये मीटर पर सेकंड के अंदर है बेटा, स्पीड है बेटा ये मीटर पर सेकंड के अंदर है, और जो मोमेंटम होगा वो mv से, मास कितना है इसका बेटा, मास जो है इसका 4 kg है, ठीक है, ओके। तो ये कितना हुआ, 0 हुआ, ये 4 हुआ बेटा, ये 8 हुआ, ये 12 हुआ, ये 16 हुआ, ये ठीक है। अब हम इस रीडिंग को लेकर के एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए किस तरह से ग्राफ बनता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, हम बचपन में आपको लेकर जा रहे हैं बेटा, कहते हैं बचपन कभी लौट करके नहीं आता, लेकिन हम आपको लेकर के जा रहे हैं p और v के बीच में, ओके। हम रीडिंग लिखते हैं बेटा, v कितना है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4 तक है बेटा, 4 तक ये, ओके, 1 2 3 एंड 4। ग्राफ बनाते वक्त ध्यान में रखिए ये जो स्पेस है इसके, ये क्या आना चाहिए, बराबर बराबर आने चाहिए, ये ध्यान में रखना आपको। फिर देखिए बेटा ये अपने पास में v है स्पीड, अब देखिए मोमेंटम, ये p है बेटा, मोमेंटम में कितना, 0 है ये, उसके बाद कितना मेरे पास 4 है बेटा, ये 4 आया अपने पास। फिर उसके बाद देखिए 8, यानी कि यहाँ पर भी समान है बेटा, 4 4 + 4 8।
फिर देखिए फिर इसके अंदर 12 ऐड हुआ है, तो ये अपने पास में 12 हो गया और ये अपने पास में क्या हो गया बेटा 16 हो गया। ये हमारे पास में जो है मोमेंटम है उसकी रीडिंग दी, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, ये जो रीडिंग है वो यहाँ पे लिखिए बेटा, ये वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पर ये लिखिए v है और ये किसमें बेटा मीटर पर सेकंड के अंदर है। मोमेंटम बेटा आपको पता है किस में होता है, देखो p बराबर mv होता है, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड के अंदर होता है, ठीक है। ये है इसकी यूनिट है मात्रा का इसका। अब देखिए हम यहाँ पर किस तरह से रीडिंग को देख करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैं कभी कर्व चौक लेता हूँ बेटा, तो देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ को कैसे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखिए बेटा, आप देख रहे हो जब स्पीड 0 थी तब मोमेंटम कितना था इसका 0 था। जब स्पीड की 0 थी तो मोमेंटम इसका 0। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बनाइए, ऐसे तो करते थे बेटा, ठीक है। फिर देखिए जब स्पीड 1 है तो इसका मोमेंटम यानी कि संवेग p कितना है 4 है, तो ये 1 है तो कितना बेटा यहाँ पर 4 है, तो मैं अब यहाँ लिखाऊंगा इसको, तो ये मैंने लगाया 4। कहीं कोई डाउट? कुछ नहीं डाउट। फिर देखिए बेटा जब स्पीड बेटा कितनी थी 2 थी तब मोमेंटम कितना था, संवेग कितना था 8। तो देखिए बेटा यहाँ पर जाइए बेटा, ये यूं जाइए, फिर ये यहाँ पर 8, तो यहाँ पर ये यहाँ पर इसको बनाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए जब मोमेंटम स्पीड जब 3 थी तब मोमेंटम से कितना था 12। तो देखिए बेटा यहाँ जाइए आगे, ये जाइए बेटा सीधा बिल्कुल, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये बेटा थोड़ा सा बेटा ये मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ सकते हो बात को। ये आया 3 पर। 4 पे देखिए बेटा 4 पर 16, तो 4 पर 16, फिर ये बेटा ऊपर इसको ऊपर लेके जाइए, ये यहाँ पर लेके जाइए, यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर लेके गए आप, ठीक है, ये लेके गए आप। अब देखिए यहाँ पर दूर से आपको दिख रहा है कि ये जो रीडिंग है मैंने इस तरह से उसको ली है। अब आप क्या कीजिए, इनको आप मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए, ये 4 है बेटा, ये बिल्कुल इसकी सीधी माना चाहिए। अब आप जब इसको मिलाओगे तो देखो क्या बनता है, ये आप मिलाओगे, ये लो बेटा, मिलाने पे क्या है बेटा, मिलाने पे ये है स्ट्रेट लाइन आई है। क्या लाइन आई है बेटा? स्ट्रेट लाइन आई है। अब ये स्ट्रेट लाइन आई है तब देखो तो यहां पर हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास ये ग्राफ जो है इस तरह से एक सरल रेखा के रूप में आया है। तो यहां पर मैं एक बात कह सकता हूं, क्या कि देखो सर इस लाइन को आप y कह सकते हो और इस लाइन को आप x कह सकते हो, ठीक है, y और x, ओके। अब देखिए मैं इस ग्राफ की समीकरण बनाता हूं बेटा कि इस ग्राफ की समीकरण क्या होगी। उसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि भाई ऐसी समीकरण हो तो उसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर मुझे वो समीकरण मिल जाए और मैं उस समीकरण को बना दूं कि भाई इस ग्राफ का ये समीकरण होता है और इस समीकरण का, इस इक्वेशन का कोई भी ग्राफ हो वो इस तरह से होगा। तो देखते हैं मैं किस तरह से वो इक्वेशन बनाता हूं। तो देखो बेटा यहां पर आप यहां पे देखिए, मैंने कहा यहां पर मैंने कहा कि P बराबर कितना बेटा mv है, ये है बेटा। यहां पे मास क्या है बेटा? कांस्टेंट। मास यहां पे क्या है बेटा? कांस्टेंट, मतलब नियत है यहां पर, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं P समानुपाती v कह सकता हूं। फिर आप देखोगे कि सर ये जो P है वो y एक्सिस पे है और v जो है वो x एक्सिस पर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये y और ये प्रोपोर्शनल और ये x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, y प्रोपोर्शनल टू x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर इस ग्राफ की जो समीकरण होगी वो क्या होगी? y समानुपाती x होगी। इसमें खास बात ये कि इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर कितनी है? 1 है। तो पावर सी कितनी है बेटा? 1 1 है। जब पावर क्या हो? 1 1 हो और प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो तो प्रोपोर्शनल की इक्वेशन हो, समीकरण हो,
तो उसका जो ग्राफ वो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब कोई भी इक्वेशन आ जाए हमारे पास और उसके अंदर बेटा y और x की जो पावर है वो 1 1 हो और प्रोपोर्शनल का हो रिलेशन, तो हम बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट तैयार होकर के आ गया है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए बेटा, आगे देखिए हम और रीडिंग लेते हैं और भी ग्राफ बनाते हैं। केवल स्ट्रेट लाइन के ही ग्राफ नहीं होते, इसके अलावा और भी ग्राफ होते हैं। जितने भी प्रकार के बेटा ग्राफ हमारे सिलेबस में है उन सब ग्राफ की हम डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। आपको कभी भी ग्राफ के अंदर कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी सत्य बात है। तो देखिए बेटा ये फर्स्ट ग्राफ हुआ, फिर देखते हैं बेटा सेकंड, मैं वही लिख रहा हूँ बेटा, देखिए क्या लिख रहा है, ड्रॉ द ग्राफ between kinetic energy and speed for a moving particle, of 4 kg मास। यहां पे ये बोल रहा है बेटा स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आप ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, हाफ mv²। यहां पे ये जो v होता है ये क्या होता है, स्पीड होता है। जिस तरह से अपना p बराबर mv के अंदर v क्या लिया था बेटा, स्पीड लिया था हमने, तो यहां पर भी v क्या है, ये v है स्पीड, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी मैं इसकी रीडिंग बनाऊंगा और रीडिंग लिखूंगा और उस रीडिंग को लिख करके मैं फिर उसको देख के ग्राफ ड्रॉ करूंगा। रीडिंग क्या है, ठीक है। तो रीडिंग अपन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बेटा, मास आपको दे रखा है 4 kg, v आपको कुछ दे रखा होगा तो वो v डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर रीडिंग लिख रहा हूँ और रीडिंग लिख करके मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखते हैं बेटा हमारी रीडिंग क्या है वो देखें। तो देखिए बेटा v जो है हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर है और ये इतना ही है बेटा, 0 आपने कह सकते हैं बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारे पास v है, ठीक है। फिर देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है हमारे पास में, देखिए 0, 2 है, 8 है और 18 है और ये 32 है। जो रीडिंग ली है वही हम लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा है बेटा, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ओके। यहाँ पे देखिए मास आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, 4 kg का, और फिर आपने यहाँ पर पुट कर दिया बेटा 4 v, बेटा पहले 0 डाला तो ये सब 0 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से बेटा यहाँ पर 2 डालेंगे तो 4 जाएगा, ठीक है, 4 × 2 कितना होगा 8। तो इस तरह से हमारी जो रीडिंग है ये हमें मिल गई है, ठीक है, ओके। तो चलो रीडिंग वाली बात तो हो गई है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखो बेटा ग्राफ किस तरह से बनाते हैं बेटा, चलो ग्राफ मैं यहाँ से बनाता हूँ। तो देखिए बेटा इसका ग्राफ जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं, देखो हम फिर आपको बचपन में लेकर के जा रहे हैं। तो ये बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये हमारे पास v क्या है, इसका स्पीड है। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ये 0, फिर है बेटा 1, ये जो है ये बिल्कुल आपको बराबर बराबर लेने हैं, तभी आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही बन के आएगा। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए बेटा, फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे हैं बेटा, कितना है, फर्स्ट 0, फिर कितना अपने पास में 2, ये आपने ले लिया 2, ये यहाँ पे 2 लिया, फिर देखिए बेटा 8 है यहाँ पर, कितना है 8 है यहाँ पर। जब ये 8 आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले लीजिए इसको, ये रीडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, ग्राफ के बीच में गैप है बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ बन के आएगा। फिर बेटा कितना है 18 का है, मतलब आप यहाँ मान के चलो
आप यहाँ मान के चलो, ठीक है। फिर 32 का, 32 का बेटा बहुत ऊपर जाएगा, ये 32 का बहुत ऊपर जाएगा, ये आप मान के चलो यहाँ कहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखो जैसा स्पेस है बीच के अंदर वही लेंगे अपन। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे कितना बेटा 8 है, इनके बीच में देखिए 6 है, इसके बीच में कितना बेटा 10 है, और इसके बीच में अपना कितना है 14 के करीब है। तो जैसा स्पेस है वहीं अपन लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरह का ग्राफ बनता है यहाँ पर। तो देखिए बेटा, जब स्पीड होती है 0 तब काइनेटिक एनर्जी होती है 0। तो आप बनाएंगे इसको यहाँ पर, ये ले लेंगे। ऐसे ही करते थे बेटा बचपन के अंदर, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ थोड़ी ना कर रहे हैं। फिर देखिए बेटा कितना है, 2 पे कितना 8 है, सॉरी पहले 1 पे लेंगे बेटा, 1 पे कितना 2 है, ये 1 है, 1 पे 2, 1 पे 2। ये बिल्कुल सही ढंग से ड्रॉ करना है, तभी सही ढंग से आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। 1 पर 2, तो देखो ये ऐसे लीजिए बेटा। फिर कितना बेटा 2 पे 8, ये 2 है और इस पे 8, 8 बेटा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये यूं है बेटा, और ये यहाँ पर, यहीं पर कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर फ्री हैंड है बेटा। तो देखिए फिर 3 पे कितना बेटा 18, 3 पर कितना 18, 3 ये रहा बेटा और 18 ये रहा। तो देखिए इसको आप ऊपर लेके जाइए, बिल्कुल उसकी सीधे में ही लेकर के जाना है, टक 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 टक। ये लाइन थोड़ी तिरछी आ सकती है बेटा, फ्री हैंड है, तो ये यहाँ 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 यहाँ, ये यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर 32 पर जाएगा 4 पर, 4 पर 32, 4 ये रहा बेटा, (32) पे जाएगा ये। तो यहाँ पर ये 32 है, यहाँ पर ये 32 पर जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो देखो, ये इस तरह से बनकर के आ रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये जो मिल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर कभी भी सीधी रेखा के रूप में नहीं आता, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं आता, ठीक है। कि आप भी मिला दो उसको स्ट्रेट लाइन के रूप में, नहीं ऐसे मिला दो, ऐसे नहीं आएगा बेटा ये, क्योंकि इनके बीच के अंदर क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है। बहुत सारा स्पेस होने के कारण वो जो होती है एक कर्व्ड फॉर्म में आता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म में नहीं आता, कर्व्ड फॉर्म में आता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो ग्राफ बन के आया है ये कर्व फॉर्म में बन के आया है, वक्र रूप में बन के आया है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसका, कि इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी बेटा यहाँ पर वो कितनी है, ½ mv² है, ठीक है। आपको पता है बेटा कि ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। तो ये देखिए v², तो यहाँ पर क्या है अपने पास में v² आया। अब देखिए इसको आप क्या मान सकते हो, y एक्सिस है बेटा, तो ये y एक्सिस है और ये कौन सी है, x एक्सिस है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y प्रोपोर्शनल में x², ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसका जो समीकरण बनता है y प्रोपोर्शनल में x², ये बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, y समानुपाती x² आया और उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से घूम गया है बेटा। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि देखो सर, ये इसकी बड़ी घात है, पावर बड़ी है इसकी और इसकी पावर छोटी है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ जो है वो छोटी पावर यानी कि y की तरफ घूम रहा है, y की तरफ घूम रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इस तरह का इक्वेशन आए y प्रोपोर्शनल x की पावर कुछ, तो ग्राफ हमेशा यहां पे देख रहे हो आप छोटी घात की तरफ घूम जाता है। अब ये बात कितनी सच है वो हम आगे देखेंगे बेटा, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम ऐसे ग्राफ भी लेंगे जिसपे जो है देखते हैं बेटा, और ग्राफ लेते हैं, देखते हैं कि छोटी पावर मान लो x ले लेते हैं, तो क्या वो x की तरफ घूमता है, या जो मैंने कहा स्टेटमेंट अभी कि ग्राफ जो होता है वो छोटी पावर की तरफ घूम जाता है। ये मैंने इसको देख करके कहा, ये मेरे पास अभी 1 एग्जाम्पल आया है, ठीक है, मैंने बोल दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता चलेगा तब जब हम आगे भी ग्राफ खींचेंगे, और जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ जो है हमेशा ही छोटे पावर की तरफ घूम जाता है, तब हम बोल देंगे भाई सर ये बात है बिल्कुल सेट है कि ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटे पावर की तरफ घूम जाता है,
ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलो बेटा ये देखा हमने, तो यहाँ पर ग्राफ कहाँ घुमा बेटा, इस साइड घुमाए और y प्रोपोर्शनल में एक्स स्क्वायर निकल के आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे भी हम बेटा और रीडिंग लेंगे और देखते हैं कि क्या कहानी हो रही है। चलो देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा मैं आगे कुछ और ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले मैं इसको रब कर दूँ। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ गई है y समानुपाती एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं इसका हमारे पास ग्राफ निकल के आ गया है। अब देखिए, फिर देखिए बेटा नेक्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट जो है वो क्या है, मैं लिख लेता हूं बेटा कि ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ between length of simple pendulum and its time period और ब्रैकेट में दिया बेटा g = पाई स्क्वायर। देखिए बेटा यहां पर कहानी क्या है, ये बोल रहे हैं बेटा ड्रा द ग्राफ बिटवीन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड। इसके आवर्तकाल और लंबाई में, सिंपल पेंडुलम की लंबाई के बीच जो है आप ग्राफ को खींचना है। रीडिंग क्या है वो मैं अभी लिख देता हूं, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें आना चाहिए। देखो 11th वाले बच्चे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन जो टारगेट वाले बच्चे हैं उनको पता है कि यहाँ पर सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जब तक हम ये जो सिंपल पेंडुलम है वो हम पढ़ेंगे, 11th का चैप्टर है एसएम सिंपल हार्मोनिक मोशंस, और उसके अंदर हम सिंपल पेंडुलम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे 11th वाले हैं वो टेंशन ना लेवे, जब हम सिंपल पेंडुलम को एसएम में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में उसके बारे में बातचीत कर लेंगे, ठीक है। लेकिन टारगेट का बच्चा है वो इस चीज को समझता है, तो हम लिख देता हूँ बेटा मैं डायरेक्ट t = बेटा क्या होता है 2 पाई रूट L/G होता है। ये होता है सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल का फॉर्मूला। इसमें बेटा यहाँ पे ये कहा है कि g बराबर कितना होता है पाई स्क्वायर है। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3.14 होता है। g यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर g ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी हम बेटा पढ़ लेंगे जब मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा 11th क्लास के बच्चे। जब हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन नीट वाले बच्चों को पता है यहाँ पर g क्या होता है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 11th वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना लेवे, घबराए नहीं, हम आगे जो है डिटेल में खूब पढ़ेंगे इसको। तो देखिए बेटा, तो आप बेटा इसको यहाँ पे रख रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या होता है t = 2 पाई है, L है और अपॉन में बेटा कितना पाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा t = बेटा कितना 2√L बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बचेगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर इसकी रीडिंग दी जाएगी और रीडिंग देख करके आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो किस तरह से हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। किसके अंदर बेटा, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड है ये t, और ये इसकी लेंथ है। तो टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। किस तरह से करते हैं उसकी रीडिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। तो देखते हैं यहाँ पर अपन इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से लेते हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहानी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, मैं यहाँ पर लेंथ ले रहा हूँ, जो रीडिंग आपको दी हुई है वो आप लिखिए। तो फर्स्ट रीडिंग अपने पास में कितना है 0 है, फिर सेकंड रीडिंग अपने पास में कितना है बेटा 1 है, और फिर 4 है, ये 9 है, और उसके बाद में 16। आप बोलोगे सर यहाँ पर रीडिंग आपने L जो ली है लंबाई है, लेंथ है, ये क्या है बेटा लेंथ है, लंबाई है, ये आपने यहाँ पर 0 के बाद 1 ले लिया, 1 के बाद 4 ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप जब इसका फॉर्मूला आपके पास में आया है वो u बन करके आया है, बाकी तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन के आया है। तो लंबाई को बेटा इसके अंदर रखोगे
ठीक है। तो फिर जो है अपने पास में ये टी जो सॉल्व होकर के आएगा तो वो सही ढंग से आना चाहिए ना। मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 1 का रूट 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर देखिए अगर मैं 4 रखता हूँ यहाँ पर L बराबर 4 रखता हूँ तो 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर देखिए बेटा 9 रखता हूँ, यहाँ पे L बराबर मैं अगर 9 रखूँगा तो 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से टी की हमारे पास में रीडिंग आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। वरना अगर मैं 5 लिखता हूँ या 3 लिखता हूँ तो ये 2 रूट 3 आएगा। तो इसमें जो डाटा है वो हमारे पास अच्छे नहीं आएंगे, गंदे गंदे डाटा आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने रीडिंग जो है ये वाली रखी है बेटा। फिर देखिए अब देखिए इसके अंदर टी जो ले रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर टी ले रहा हूँ, इसका कितना आ जाएगा बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको 0, फिर कितना बेटा 2 है, 4 है और उसके बाद बेटा 6 है और उसके बाद कितना बेटा 8 है। ये कैसे आया देखो, वो बताया बेटा मैंने आपको, 1 को यहाँ रखें बेटा तो 2 इंटू 1 2, 4 को रखा बेटा यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 4, ये 9 रखा बेटा, 9 को 3 रखा, 3 इंटू 2 6, फिर बेटा मैंने 16 रखा यहाँ पर, 16 कितना है 4, 4 इंटू 8। ये इस तरह से रीडिंग निकल के आई है हमारे पास में। अब देखिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, किस तरह से करता हूँ देखो, यहाँ पे देखें ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका, और ये अपने पास में कितना है बेटा टी है और ये अपने पास में कितना बेटा एल है, ये एल है। तो मैं यहाँ पर एल लिख रहा हूँ, ये एल, ठीक है। उसके बाद में देखिए मैं इसकी रीडिंग लिख देता हूँ बेटा, 0 है यहाँ पर। रीडिंग का बेटा इसके अंदर जो लेने का तरीका होता है वही होता है कि आप जो है बीच के अंदर जो स्पेस है वो आप रीडिंग के हिसाब से दोगे, या 0 1 2 3 4 6 5 6 कंटिन्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 लिख दिया बेटा आपने, फिर लिखा 1, फिर लिखोगे बेटा आप कितना 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये बेटा 8 9 10 11 12 13 14 15 ये और ये 16। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसकी रीडिंग ली मैंने, ये मैंने कंटिन्यूस ले लिया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे। और ये हमारे पास में कितना है बेटा, ये हमारे पास में एल है। टी देखो बेटा कितना 0 2 4 5 6, इसको भी बेटा ऐसे लिख सकते हो आप। तो देखो ये यहाँ पर 0 है, ये अपने पास में कितना है 1, ये 2 और ये अपने पास में कितना है 3। मैं बड़ा लिखूँ बेटा तो देखो 1 2 3 और ये कितना है अपने पास में 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8। तो इस तरह से हमारे पास ये गिनती निकल के आई है। अब हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। देखो बेटा इसके अंदर स्पेस जो है वो बराबर बराबर होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस जो है वो बराबर बराबर होने चाहिए। अब देखिए आप इस ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग बेटा 0 पर 0 है, तो 0 पर 0 है तो आप यहाँ पर 0 पर 0 लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंथ कितनी है 1 है और टी कितना बेटा 2 है। लेंथ यहाँ पर 1 है और टी कितना है यहाँ पर 2, ये रहा बेटा 2, ये यहाँ पे बनाया मैंने। फिर देखिए बेटा यहाँ पर, फिर उसके बाद लेंथ है 4, लेंथ है अपने पास में 4, तो टी कितना आ रहा है 4, लेंथ 4 है और टी भी कितना 4। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर अपने पास में निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा 9 है, 9 पे 6 यानी कि लेंथ कितनी 9, लेंथ अपने पास में ये रही, ये 9 है और 9 पे 6, 6 तो बेटा ये रहा और ये कितना अपने पास में 9, ये देखो 9 है, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो बेटा होगा, ठीक है, इस तरह से बनता है। फिर देखिए बेटा 16 पे 8, ये 16 है बेटा, 16 पे 8, तो देखिए बेटा यहाँ पर ये 16 लिया मैंने यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ, देखो टक 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 टक, ये यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं इसको मिला देता हूँ, तो मिलाते वक्त किस में आएगा बेटा, वक्री रूप में आएगा, गोलाई के रूप में आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकता, क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो ग्राफ जो होता है बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर यहाँ पे कण है बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल है, तो आप उनको मिलाओगे ना तो ये ग्राफ जो है इस बोर्ड से भी बाहर चला जाएगा। तो इसलिए ये वक्री फॉर्म में आता है, कर्व फॉर्म में आता है। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर देखिए
मैं इसका इक्वेशन बनाता हूँ। देखो इक्वेशन क्या आती है, आपको पता है कि t इज इक्वल बेटा कितना 2√L है ना। तो 2 इसमें कांस्टेंट है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t समानुपाती √L हो जाएगा। इस √L को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, L की पावर हाफ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको आपने क्या माना है, y माना है। ये क्या होता है, y एक्सिस है बेटा, ये वाली y एक्सिस है, और ये वाली क्या है, x एक्सिस है। तो मैं y और x के फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ y समानुपाती x की पावर हाफ। ठीक है, तो इस ग्राफ का समीकरण क्या होगा, इसका इक्वेशन हो गया y समानुपाती x की पावर हाफ हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे चेक करते हैं जो आपने कहा था कि ग्राफ छोटी घात की तरफ घूम जाता है। यहाँ पे छोटी घात किसकी है, L की है, क्योंकि t की पावर तो बेटा कितनी है 1 है, और L की पावर कितनी हाफ है। तो यानी कि ग्राफ छोटे घात की तरफ घूमना चाहिए। तो देखो बेटा ये L है बेटा, तो ग्राफ यहाँ पर छोटी घात की तरफ घूम रहा है यहाँ पर, तो छोटी पावर तरफ घूम रहा है। तो यानी कि हमारी ये बात जो है वो प्रूव हो गई। हमने एक बार देखा पावर क्या हुई है, जो अपना ग्राफ जो होता है वो छोटी घात है, छोटी पावर की तरफ घूम जाता है। हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखा, उसमें भी ये बात आ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही और सटीक बात है कि ग्राफ जो होता है वो छोटी पावर की तरफ घूम जाता है। तो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बन गया कि y प्रोपोर्शनल बेटा x हो, तो यहाँ पर ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटी घात की तरफ घूम जाता है यहाँ पर। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ पावर, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर बेटा पावर कितनी बेटा 1 और 2 हाफ रेशियो के अंदर आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी है, क्या देखी है, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर y समानुपाती x आया, ठीक है। फिर देखिए y समानुपाती x² आया यहाँ पर, ये बात तो ठीक है, इसके बारे में तो क्या करनी बेटा, तो y समानुपाती x² आया, फिर हमारे पास y समानुपाती x की पावर हाफ आया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि पावर इतनी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पावर कुछ भी हो सकती है। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि सर इसकी पावर ये हो, तो बिल्कुल हो सकती है इसकी पावर, तो इसकी पावर भी होगी ना। तो इसमें से छोटी पावर कौन सी है वाली, ये पावर छोटी वाली है। तो अगर मैं यहाँ y लूँ और यहाँ x लूँ, तो ग्राफ कॉन्सेप्ट बन के आया है कि ग्राफ हमेशा छोटी पावर की तरफ घूम जाती है, तो ग्राफ यहाँ पे इधर से घूम जाएगा। मैं कहता हूँ ना जी ना, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो इन दोनों में छोटी पावर किसकी है, ये वाली है, तो ग्राफ यहाँ पर छोटे पावर जो है उसकी तरफ घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा यहाँ पर। तो ग्राफ हमेशा छोटे पावर की तरफ घूमता है, ये प्रूव है। मैंने यहाँ पर आपको रटाया नहीं है, बल्कि प्रूव करके दिखाया है कि ग्राफ यहाँ पर किस तरह से बनता है और किस तरह से ये यहाँ पर घूम रहा है यहाँ पर। तो अब रटने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि विद रीजन हमने इस चीज़ को समझा है और हमने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है कि ग्राफ हमेशा छोटी पावर की तरफ घूमता है, और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर पावर क्या हो, 1 और 2 का रेशियो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए कि जब भी y प्रोपोर्शनल x हो और y और x के बीच में कोई ग्राफ पावर हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर ये करोगे कि ग्राफ को आप हमेशा छोटे पावर की तरफ घुमा दोगे। तो इस तरह से ग्राफ यहाँ पे छोटे पावर की तरफ घूम जाता है। तो यहाँ पर हमने लिए प्रोपोर्शनल के ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इसके आगे भी है कि यहाँ पर हम अगर मैं रिवर्सली प्रोपोर्शनल लूँ, व्युत्क्रमानुपाती लूँ, तो उसका ग्राफ जो होता है वो किस तरह से ड्रॉ करके किस तरह से बनता है वो भी आप देख लीजिए, ताकि फिर उसके लिए भी हम बना दें एक नियम कि देखो भाई ये जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है। चलो देखते हैं। यहां पर देखिए, तो यहां पर मैं एक बार व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ बताऊं, उससे पहले मैं आपको जितना मैंने आपको पढ़ाया है यहां पर उसके बारे में कुछ बात करनी। देखिए फर्स्ट मैंने बताया y समानुपाती x बताया, तो और मैंने ये कहा कि इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, y समानुपाती x, ठीक है। फिर देखिए सेकंड बात मैंने ये कहा कि y समानुपाती x² बनाया, और फिर मैंने इसके अंदर ये कहा कि ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटी पावर की तरफ घूम जाता है ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे बताया बेटा y समानुपाती x की पावर हाफ, और इसके लिए ग्राफ बनाया, और ग्राफ बना करके मैंने ये कह दिया कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो आप देखिए कि हमने अभी जो सीखा है उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है और आप क्या जवाब देते हो। जिस बच्चे ने इसको सही ढंग से समझा है वो जवाब दे देगा। तो देखो
मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पर, तो देखो इस तरह से ग्राफ बनाया है मैंने, और फिर मैंने ये कहा है कि यहाँ पर y प्रोपोर्शनल बेटा कितना है, आप x कह सकते हो, और ये कह दिया बेटा इसकी पावर कितनी m है और इसकी पावर यहाँ पर n है, ठीक है। और ये y है, ये x है, यहाँ पे इसको 1 बोलोगे, इसको 2 ग्राफ बोलोगे और ये 3 ग्राफ बोलोगे, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ को देख करके आप मुझे बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए सही है। फर्स्ट है बेटा ये, और एक है बेटा ये, और थर्ड है अपने पास में बेटा, तो कौन से ग्राफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से ग्राफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट है। यानी कि मैंने 1 2 3 ये ग्राफ ले रखे और मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर m और n, m जो है y की पावर है और x जो है किसकी बेटा, यहाँ पर n जो है वो x की पावर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो बात है कि पावर m जो है वो ज़्यादा है किससे, n से, कौन से ग्राफ के लिए स्टिक हो रही है। ये जो m है वो बेटा जो है n से कम है, यानी कि यहाँ पर n पावर जो है वो ज़्यादा है, कौन से ग्राफ के लिए। और ये बेटा यहाँ पर m और n दोनों बराबर है, कौन से ग्राफ के लिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो आप इसको किस तरह से बताएंगे। देखो आपको यहाँ पे पता है कि सर y समानुपाती x होता है ना, तो यानी कि यहाँ पर इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको अच्छे से पता है। यानी कि ये पावर m है और ये पावर n है, यानी कि m बराबर n हो तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो आप कह सकते हो सर इस पूरे ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो ये वाला है, इसका मतलब यहाँ पर m बराबर कितना होगा, n, ठीक है। यानी कि सेकेंड ग्राफ के लिए, ये किसके लिए है बेटा, सेकेंड ग्राफ के लिए ही, ये सेकेंड ग्राफ के लिए है कि m बराबर यहाँ पर n है, ठीक है। तभी तो बेटा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर देखिए बेटा, फिर मैंने ये कहा था कि ग्राफ जो होता है y समानुपाती x की पावर हाफ, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ यूं बनता है, ग्राफ छोटे पावर की तरफ घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ग्राफ देखिए बेटा, पहले ग्राफ के अंदर ये ग्राफ जो है y की तरफ घूम रहा है, ग्राफ यहाँ पर y की तरफ घूम रहा है, y की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर y की घात क्या है, m क्या है, कम है और n ज़्यादा है। तो m कम है और n ज़्यादा है, ग्राफ हमेशा छोटी घात की तरफ घूमता है, तो m यहाँ पर कम है, इसके लिए बेटा m, क्योंकि y कम है इसके लिए, मतलब y की पावर m होती है, तो m कम है पावर इसकी, y की पावर कम है, इसका मतलब y की पावर क्या है, m है, तो m यहाँ पर कम है और n यहाँ पर ज़्यादा है। m कम कहाँ है, यहाँ पर m कम है, तो ये जो ग्राफ होगा वो ये जो रिलेशन होगा वो फर्स्ट ग्राफ के लिए होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस ग्राफ के लिए m जो है वो कम है n के लिए। अब तीसरे में सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ना, सोचना है। एग्जाम नहीं है कि हमें सोचना ना पड़े और हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया उसके हिसाब से आंसर दे दो, नहीं, यहाँ पर हमें सोचना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सोचेंगे, तभी हमारा ब्रेन काम करेगा। तो यहाँ पर एक बार आप सोचेंगे, कई बार आप जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप कई बार सोचिए उस बातों को, सोचने से आपकी क्षमता जो है, पावर है ब्रेन की, वो बढ़ जाएगी, और जब ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी उसके बाद जो है ब्रेन की आदत पड़ जाती है, फिर आपको इतना ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रेन खुद ही सोच लेता है। तो ठीक है, तो यहाँ आइए आप सोचिए बेटा, यहाँ पर क्या है, x की तरफ घूम रहा है, यानी कि x की पावर क्या है, कम है, और x की पावर कितना बेटा, n है, यानी कि n कम है, तो n कम कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये थर्ड ग्राफ के लिए आ रहा है बेटा, ये थर्ड ग्राफ के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, इस ग्राफ के लिए क्या कह सकते हो कि जो m है वो ज़्यादा है और n यहाँ पर क्या है, कम है, क्योंकि ग्राफ छोटी घात की तरफ यहाँ पर घूम रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाने के बाद हमने ग्राफ के 3 रिलेशन लिए बेटा, एक लिया हमने y समानुपाती x, एक लिया हमने y समानुपाती x की पावर हाफ, और एक लिया हमने y समानुपाती x स्क्वायर, ये लिए हमने। और इससे हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटी घात की तरफ घूम जाता है, जब ग्राफ और जब घातें आपस में बराबर हो तो ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है, बिल्कुल वो सीधा स्ट्रेट जाता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ग्राफ के बारे में
ये जो बेसिक बात है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की और हमने यहाँ पर समानुपात का जो ग्राफ है वो बनाना सीखा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल किया और इसमें हमने जो बातें सीखी थी उसको अप्लाई किया। तो इस तरह से हमने ग्राफ को, आज हमारा ग्राफ का फर्स्ट लेक्चर था, जो बेसिक बातें हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। तो अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट जो है ग्राफ के अंदर बातें वो नेक्स्ट डे लूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट जब भी आप आओ तो इस ग्राफ को जो आज मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर आना, ताकि चीज़ें जो है आगे हमें आसान लगे। तो आज के लिए बेटा काफ़ी है। ओके बेटा, थैंक यू।